दुनिया के लगभग 90 से 95% करोड़पति शेयर बाजार से नहीं बल्कि रियल एस्टेट से बनते हैं। बिल्कुल। और मतलब ये एक ऐसा आंकड़ा है ना जो बचपन से हमारे दिमाग में बिठाए गए उस गणित को पूरी तरह से झुठला देता है। वो पैसे बचाओ, सुरक्षित नौकरी करो और बैंक की एफडी में पैसा डालो वाला गणित। सही बात है, और लोग उसी में उलझे रहते हैं। एग्जैक्टली जब हम असल दुनिया के ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन यानी वैश्विक संपत्ति निर्माण के मैदान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जीवन भर बस पैसे पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बिना अपनी जेब से बहुत बड़ा हिस्सा लगाए करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। हाँ, और यही वो आर्थिक धुंध है जिसमें ज्यादातर लोग खो जाते हैं। मतलब जो सतह पर हमें दिखाई देता है, जैसे कि रोजमर्रा का बाजार, रोजगार या वो छोटी छोटी बचत, हकीकत और असली पैसे का प्रवाह उससे बहुत बहुत अलग स्तर पर काम कर रहा होता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी धुंध को साफ करना है। हमारे पास एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी और निवेश विशेषज्ञ के विस्तृत नोट्स और उनका विश्लेषण, जिन्होंने दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसे अलग अलग बाजारों में भारी निवेश किया है। बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है उनका। हाँ, तो आज हम रियल एस्टेट के अर्थशास्त्र, दुनिया भर में पैसे के प्रवाह और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक करोड़पति की मानसिकता के पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नियम स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। इस चर्चा में कुछ भू राजनीतिक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय तनावों का जिक्र आएगा, जैसे अमेरिका चीन के रिश्ते हो गए या मध्य पूर्व के हालात। हम इन सभी को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल बाजार को प्रभावित करने वाले डेटा पॉइंट्स के रूप में देखेंगे। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि पैसा कैसे और कहां जा रहा है, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा है, क्योंकि देखिए, बाजार भावनाएं नहीं समझता। बाजार सिर्फ और सिर्फ पूंजी का प्रवाह देखता है, और अगर पूंजी के प्रवाह की बात करें ना, तो स्रोत सामग्री की शुरुआत निवेश के पोर्टफोलियो से होती ही नहीं है। अच्छा, तो कहां से होती है? वो शुरुआत करते हैं मानव मनोविज्ञान से। वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 80% आर्थिक सफलता किसी वित्तीय रणनीति पर नहीं बल्कि माइंडसेट यानी हमारी सोच पर निर्भर करती है। माइंडसेट मतलब माइंडसेट की बात आते ही लोग अक्सर इसे सिर्फ वो सकारात्मक सोच या मोटिवेशनल बातों से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, वो थिंक पॉजिटिव वाला रवैया। लेकिन इस स्रोत में मनोविज्ञान को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है भिखारी माइंडसेट और दूसरा है मिलियनियर माइंडसेट। जब हम भिखारी माइंडसेट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सीधे गरीबी की तस्वीर आती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बैंक बैलेंस की कमी नहीं है। तो फिर क्या है इसका मतलब? ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहाँ इंसान चीजों को होल्ड करने यानी बस दबाकर रखने की कोशिश करता है। वे हर चीज मुफ्त में चाहते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे दूसरों का, जैसे अपने कर्मचारियों का या वेंडर्स का जो रुका हुआ पैसा है ना, उसे देने में बहुत कतराते हैं। इस व्यवहार के पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। मैं बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी का जायज पैसा रोक कर रखता है, मान लीजिए काम पूरा हो गया है, फिर भी वेंडर को 10 बार फोन करना पड़ रहा है अपने पैसों के लिए। हाँ, बहुत आम बात है ये बाजार में। एग्जैक्टली। तो उस व्यक्ति का जो ध्यान है, उसकी जो ऊर्जा है, वो पैसा बनाने से हटकर पैसे को बचाने और उसे रोकने के बहाने ढूंढने में लग जाती है। फोकस शिफ्ट हो जाता है। अगर आप प्रवाह को रोकेंगे तो वो सड़ने लगेगा। जब हम खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं, सेवाओं का मूल्य चुकाते हैं या अपनी लर्निंग और कोचिंग पर निवेश करते हैं, तो हम उस सिस्टम में तरलता बनाए रखते हैं। यार, ये मनोविज्ञान सच में एक बाल्टी की तरह है। मतलब अगर हमारी सोच में भिखारीपन और दूसरों का हक मारने के छेद हैं, तो हम चाहे उसमें कितना भी पैसा डाल लें, वो बाल्टी कभी भरेगी नहीं। कहीं ना कहीं से पैसा बह ही जाएगा। सही कहा आपने, बहुत सटीक उदाहरण है ये। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्रोत में एक मास्टर ऑफ वन का सिद्धांत भी दिया गया है। लोग अक्सर ईगो या अहंकार के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वे अपना बिजनेस भी खुद ही चला लेंगे, स्टॉक भी खुद चुन लेंगे और रियल एस्टेट भी खुद ही खरीद लेंगे। लेकिन असली करोड़पति जानते हैं कि वे हर चीज के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। हाँ, और इसी बात को पुख्ता करने के लिए ना, स्रोत में एक फैमिली ऑफिस का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। फैमिली ऑफिस? हाँ, फैमिली ऑफिस वो निजी संस्थाएं होती हैं जो अति अमीर परिवारों के करोड़ों अरबों रुपयों का प्रबंधन करती हैं। स्रोत में एक ऐसे फैमिली ऑफिस का जिक्र है जिसके पास $10 मिलियन यानी करीब 84 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए थे। अरे बाप रे, 84 करोड़? हाँ, और इतना पैसा, इतने संसाधन और इतनी बड़ी इन हाउस टीम होने के बावजूद उन्होंने अपना पैसा निवेश करने के लिए बाहर से एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया। बाहर से क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सीमाएं पता थी। उन्हें पता था कि वे अपनी इंडस्ट्री के मास्टर हैं, ग्लोबल रियल एस्टेट के नहीं। अपना ईगो साइड में रखकर उन्होंने एक्सपर्ट्स की मदद ली। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि क्या सिर्फ अहंकार छोड़ देने, खुशी खुशी बिल चुकाने और सकारात्मक सोच रखने से कोई भी अमीर बन जाता है? अच्छा सवाल है। क्या ब्रह्मांड सच में इस तरह काम करता है कि आप अच्छे इंसान बने और आसमान से पैसों का एक बैग सीधा आपकी गोद में गिर जाए? इसके पीछे कोई ठोस तंत्र तो होना ही चाहिए। नहीं, ब्रह्मांड सीधे पैसा नहीं देता, वो अवसर देता है, और अवसर के साथ साथ टेस्ट या परीक्षाएं आती हैं। अच्छा, टेस्ट कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है तो बाजार उसे परखता है, कभी किसी बड़े नुकसान के रूप में, कभी लंबी मंदी के रूप में। जो भिखारी सोच वाले लोग होते हैं ना, वे इन परीक्षाओं के दबाव में एकदम टूट जाते हैं। वे डर कर तुरंत खर्च करना बंद कर देते हैं, सिकुड़ जाते हैं और बाजार से बाहर हो जाते हैं। पैनिक कर जाते हैं। बिल्कुल। इसके विपरीत जो सफल सोच वाले लोग होते हैं, वे उस समय रोते नहीं हैं। वे उन विपरीत परिस्थितियों का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और विशेषज्ञों की सलाह लेने में करते हैं। यही वो तंत्र है जो लंबे समय में विजेताओं को तय करता है। समझ गया। तो अगर हम इस बाल्टी के छेदों को बंद कर लें, यानी अपनी मनोवैज्ञानिक रुकावटों को हटा लें, तो अगला बड़ा कदम है उस पैसे के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ना। एग्जैक्टली। और यहीं पर यह चर्चा बहुत ही रणनीतिक हो जाती है। सवाल यह है कि दुनिया का पैसा इस वक्त कहां जा रहा है। स्रोत सामग्री ने दुनिया के नक्शे पर 3 मुख्य बाजारों को हाईलाइट किया है: ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अपना भारत। हाँ, और अगर हम शॉर्ट टर्म यानी अगले 1 से 1.5 साल की निवेश चक्र को देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों? मतलब वहां से क्या खास हो रहा है? इसका कारण महज जमीन की कीमत नहीं है, बल्कि उसकी नीचे छिपे संसाधन है। पूरी दुनिया इस वक्त ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। ग्रीन एनर्जी और ईवी वगैरह। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक संसाधनों और आवश्यक खनिजों से भरा हुआ है, जो दुनिया भर से बड़ी मात्रा में संस्थागत पूंजी को अपनी ओर खींच रहा है।
जब किसी देश में खनिजों और संसाधनों के कारण भारी विदेशी निवेश आता है तो वहां रोजगार बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और अंततः रियल एस्टेट की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। ये तंत्र तो पूरी तरह समझ में आता है, लेकिन जब बात दुबई की आती है तो स्थिति थोड़ी उलझी हुई लगती है। दुबई को लेकर काफी चर्चा है आजकल। हाँ, हाल ही में मध्य पूर्व के तनाव और भू राजनीतिक हलचल के कारण वहाँ काफी पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में संपत्तियां बेचे जाने की खबरें आई हैं। अब अगर हम डेटा को देखें तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं यानी RITs, उनमें 30 से 40% की भारी गिरावट देखी गई है। हाँ, 30 से 40%। मतलब ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। जब पड़ोस में आग लगी हो तो निवेशक का डरना और अपना पैसा बाहर निकालना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना। ये डर पूरी तरह से स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहीं पर एक आम निवेशक और एक स्मार्ट मनी निवेशक के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। स्रोत यहाँ सिग्नल वर्सेस नॉइस का बहुत ही क्लासिक सिद्धांत लागू करता है। सिग्नल वर्सेस नॉइस, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, जो रीट्स 30-40% गिरे हैं ना, वे असल में शेयर बाजार में ट्रेड होने वाले कागजी एसेट्स हैं, पेपर एसेट्स। शेयर बाजार अत्यधिक लिक्विड होता है और पूरी तरह से भावनाओं और रोजमर्रा की न्यूज साइकिल यानी नॉइस पर चलता है। कोई भी बुरी खबर आते ही लोग डर के मारे तुरंत बटन दबाकर अपने शेयर बेच देते हैं। तो फिर सिग्नल या वास्तविक हकीकत क्या है वहाँ की? जमीनी हकीकत का डेटा ये बताता है कि दुबई की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी वास्तविक जमीन और इमारतें, उनकी कीमतों में सिर्फ 10 से 15% का ही सुधार या करेक्शन हुआ है। अरे सिर्फ 10-15%? हाँ, क्योंकि वास्तविक संपत्ति को बेचना आसान नहीं होता, उसमें समय लगता है और उसका एक वास्तविक उपयोग होता है। स्मार्ट निवेशक इस बात को समझते हैं, वे 30-40% के उस आभासी पैनिक में नहीं फंसते। तो वो उस मौके का फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत का ये स्पष्ट मानना है कि बुनियादी ढांचा और कर मुक्त नीतियां वहीं की वहीं है, इसलिए दुबई आज भी दुबई है और कल भी रहेगा। बड़े निवेशक इसी डर का फायदा उठाते हैं और जब बाजार में खून बह रहा होता है तब वे सस्ते में संपत्तियां खरीदते हैं। वाह, ये कागजी एसेट और असली एसेट का अंतर बहुत कुछ साफ कर देता है। अब अगर हम इस फोकस को अगले 15 सालों के लॉन्ग टर्म विजन पर शिफ्ट करें तो स्रोत के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। बिल्कुल, भारत की कहानी बहुत मजबूत है और इसका आधार कोई भावनात्मक देशभक्ति नहीं है, बल्कि ये डीकपलिंग का भारी भरकम अर्थशास्त्र है। डीकपलिंग वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव है। मैं बताती हूँ कैसे। दशकों तक पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ चीन पर निर्भरता रखी थी। हाँ, चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया था। सही कहा। लेकिन कोविड के बाद और बदलते वैश्विक समीकरणों के कारण अब ये निर्भरता खतरनाक मानी जा रही है। इसीलिए एप्पल और टेस्ला जैसी खरबों डॉलर की कंपनियां सिर्फ सस्ते श्रम के लिए नहीं, बल्कि अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भारत की ओर आ रही हैं। और जब इतनी बड़ी कंपनियां आती हैं तो वो अकेले तो आती नहीं है, वे अपने साथ पूरी एक इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स, वेंडर्स और हजारों उच्च वेतन वाले रोजगार भी लाती हैं। बिल्कुल। अगर कोई असली घातीय वृद्धि लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहता है तो उसे भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों की ओर देखना होगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे बुनियादी ढांचे का अर्थशास्त्र काम करता है। जो बड़े शहर है ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वहाँ संपत्तियों की कीमत पहले ही बहुत अधिक है। हाँ, वहाँ वो स्कोप नहीं बचा। एग्जैक्टली। वहाँ पैसा सुरक्षित तो है, लेकिन वो रातों रात दोगुना नहीं होगा। लेकिन टियर 2 और टियर 3 शहरों में इस वक्त नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। जब किसी छोटे शहर से एक नया एक्सप्रेसवे गुजरता है तो वहाँ की जमीन की कीमत का गणित पूरी तरह से बदल जाता है। जमीन की कीमत आसमान छूने लगती है। हाँ, असली पूंजी वृद्धि या कैपिटल एप्रिसिएशन उसी बदलाव के चरण में होती है। यह निवेश की एक बहुत ही आक्रामक रणनीति है, लेकिन इतने आक्रामक निवेश में जोखिम भी तो होता है। बिल्कुल होता है। और जोखिम को कम करने का एक ही तरीका हमें सिखाया गया है, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफे हो या रे डेलियो, हर बड़ा निवेशक इसी की बात करता है। लेकिन यहाँ स्रोत का अपना जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो 95% वाला आंकड़ा। हाँ, 95% पैसा प्रॉपर्टी में, 4% फिजिकल मेटल्स या धातुओं में और महज 1% क्रिप्टो में। सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि स्टॉक मार्केट कहाँ है? और यहीं पर स्रोत स्टॉक मार्केट को लेकर एक बेहद कड़वी हकीकत सामने रखता है। उन्होंने सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के आधिकारिक डेटा का हवाला दिया है, जो कहता है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले 93% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। 93%? अरे यार, ये आंकड़ा डराने वाला है। ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसा कजिनो है जहां मशीनें इस तरह सेट की गई हैं कि खेलने वाला हमेशा हारेगा। देखिए, ये कसीनो तो नहीं है, लेकिन खेल के नियम सबके लिए समान नहीं है। जो बाकी 7% बचते हैं ना, उनमें से भी असली मुनाफा सिर्फ 1% संस्थागत निवेशक या जिन्हें वेल्स कहते हैं वही कमाते हैं। जिनके पास हजारों करोड़ होते हैं। हाँ, जिनके पास विशाल पूंजी है। वे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम और अंदरूनी जानकारी के जरिए बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। स्रोत ने एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी दिया कि कैसे एक भू राजनीतिक ट्वीट आने से कुछ घंटे पहले क्रूड ऑयल में भारी पोजीशंस ले ली गई और करोड़ों कमा लिए गए। मतलब उन्हें पहले से पता था। एग्जैक्टली। एक आम रिटेल निवेशक के पास ये जानकारी कभी समय पर पहुंच ही नहीं सकती। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के अंतर को एक एनालॉजी से समझना आसान होगा। स्टॉक मार्केट में बिना भारी भरकम पूंजी के उतरना ऐसा है जैसे किसी और के रिमोट कंट्रोल से चल रही कार की रेस जीतने की कोशिश करना। कार आपकी है, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में है। बहुत सही कहा। दूसरी ओर रियल एस्टेट लिवरेज की ताकत देता है। लिवरेज यानी बैंक से लिया गया लोन। ये एक पुली या घिरनी की तरह काम करता है जो आपको अपने वजन से कई गुना भारी पत्थर उठाने की ताकत देता है। और इस पुली का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि रस्सी बैंक दे रहा है। हाँ, इसे अंकों में समझें। अगर 1 करोड़ रुपए सोने में लगाए जाएं और उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाए तो वो 4 करोड़ बन जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में कोई व्यक्ति अपना 1 करोड़ लगाकर बैंक से 3 करोड़ का लोन ले सकता है और 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। मतलब लिवरेज का इस्तेमाल करके। हाँ, फिर जब बाजार दोगुना होता है तो वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 8 करोड़ की हो जाती है। बैंक का कर्ज चुकाने के बाद भी मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक चेतावनी भी दिखाई देती है। लिवरेज एक दोधारी तलवार भी तो है। पुली से भारी पत्थर उठ तो जाएगा, लेकिन अगर रस्सी टूट गई तो वही पत्थर कुचल भी सकता है। अगर बाजार गिर गया और कर्ज सिल पर है तो क्या होगा? का इस्तेमाल कागजी एसेट्स में जैसे स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग में बेहद खतरनाक है, क्योंकि वहां मार्जिन कॉल आ सकती है और ब्रोकर आपका शेयर तुरंत बेच देगा। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। सही बात है। लेकिन फिजिकल रियल एस्टेट में अगर बाजार 20% गिर भी जाए तो बैंक अगले दिन आकर आपके मकान की चाबी नहीं मांगता, बशर्ते आपकी EMI समय पर जा रही हो। रियल एस्टेट एक कठोर संपत्ति है जो बाजार की अस्थिरता के दौरान भी एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। और कठोर संपत्तियों या हार्ड एसेट्स की बात करें तो स्रोत ने अपने पोर्टफोलियो का 4% कागजी शेयरों में नहीं बल्कि फिजिकल मेटल्स यानी असली धातुओं में रखा है। इसमें सिर्फ सोना नहीं बल्कि चांदी और तांबे जैसी औद्योगिक धातुएं भी शामिल हैं।
तांबा और चांदी। हाँ, उन्होंने बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी की है कि दिसंबर 2027 तक चांदी में भारी उछाल आएगा। इसके साथ ही सोलर एनर्जी और क्रूड ऑयल में भी निवेश के मजबूत संकेत हैं। इसका क्या तंत्र है? इसका तंत्र पूरी तरह से भविष्य की तकनीक और औद्योगिक मांग पर आधारित है। देखिए, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी का तेजी से निर्माण हो रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार में सामान्य कार की तुलना में 3 गुना ज्यादा तांबे का इस्तेमाल होता है। 3 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और इसी तरह सोलर पैनल बनाने में भारी मात्रा में चांदी का उपयोग होता है। ये धातुएं अब सिर्फ महंगाई से बचने का जरिया नहीं रह गई हैं, बल्कि ये आने वाले दशक के बुनियादी ढांचे की जीवन रेखा है। ये कोई सट्टा नहीं है, ये स्पष्ट डेटा पर आधारित औद्योगिक निवेश है। तो अब तक की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करना, सही समय पर टियर 2 शहरों को पहचानना, लेवरेज का प्रबंधन करना और औद्योगिक धातुओं को ट्रैक करना, इस सब एक बहुत भारी संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड है। इतने बड़े पैमाने पर सोचने और काम करने के लिए मानसिक बैंडविड्थ कहां से आती है? स्रोत की सफलता की आदतें इस पर बहुत गहराई से प्रकाश डालती हैं। हाँ, मैंने वो सेक्शन देखा। उन आदतों का मूल आधार है कठोर अनुशासन। स्रोत की जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुबह के पहले 5.5 घंटे यानी सुबह 10 बजे तक कोई व्यावसायिक फोन कॉल या ईमेल नहीं देखा जाता। कोई बिजनेस नहीं सुबह 10 बजे तक? बिल्कुल नहीं। ये समय केवल पढ़ाई, व्यायाम, मेडिटेशन और अपनी कार्यक्षमता यानी अपस्किलिंग के लिए होता है। उस दिनचर्या में एक और नियम है जो मुझे बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली लगा। वो है अपनी भूख और भावनाओं पर नियंत्रण का सिद्धांत। ये बहुत डीप है। स्रोत के अनुसार जो इंसान अपनी भूख या खाने की लालसा पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो अपनी भावनाओं को भी काबू में नहीं रख सकता, और जो भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो एक सफल निवेश या बिजनेस कभी नहीं संभाल सकता। यह तंत्र सीधे तौर पर निवेश के सबसे बड़े दुश्मनों लालच और डर से जुड़ा है। वित्तीय बाजार में हर रोज उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में होता है ना, तो पेट में एक अजीब सी ऐंठन होती है। हाँ, वो पैनिक वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी शारीरिक इच्छाओं का गुलाम है, जैसे जंक फूड खाने की लत, तो जब बाजार गिरेगा तो उसका दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा और वो भावनाओं के आवेग में आकर गलत फैसले ले लेगा। आत्मनियंत्रण की शुरुआत शरीर से होती है और बैंक बैलेंस तक पहुंचती है। लेकिन अनुशासन के इसी विषय पर स्रोत ने एक और अवधारणा दी है, जिसमें मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। बताइए, कौन सी अवधारणा? उन्होंने वनवास का सिद्धांत दिया है। उनका कहना है कि बड़ी सफलता के लिए 6 साल का वनवास लेना चाहिए, यानी बेकार दोस्तों, नकारात्मक रिश्तेदारों और सामाजिक आयोजनों से पूरी तरह कट जाना और गायब होकर सिर्फ खुद पर काम करना। क्या ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है? मतलब क्या सफलता हासिल करने के लिए समाज से इस तरह कट जाना और सन्यासी बन जाना जरूरी है? ये पहली नजर में बहुत कठोर लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका उद्देश्य खुद को सजा देना या सन्यासी बनना नहीं है। ये फोकस के बारे में है। अच्छा, फोकस। हाँ। आज की दुनिया में डिजिटल और सामाजिक शोर अपने चरम पर है। जब स्रोत वनवास की बात करते हैं तो वो एक फोकस स्प्रिंट की बात कर रहे हैं। जब तक आप बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटाएंगे नहीं, तब तक आप कोई भी नई और जटिल स्किल्स जैसे डीप मार्केट एनालिसिस या नई तकनीक नहीं सीख सकते। पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल, पुरानी पहचान और आदतों को छोड़े बिना एक नए स्तर पर पहुंचा ही नहीं जा सकता। ये बात समझ में आती है कि ये खुद को अलग थलग करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अपग्रेड करने के लिए लिया गया एक ब्रेक है। और ये अपग्रेडेशन आज के समय में कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन गया है। स्रोत ने आने वाले 3 से 5 सालों के लिए जिन बिजनेस ट्रेंड्स की भविष्यवाणी की है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, रोबोटिक्स और एजेंटिक एआई, वे अब विज्ञान कथा से निकलकर असल दुनिया में आ चुके हैं। बिल्कुल, और एजेंटिक एआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी तक लोग जिस एआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ChatGPT, वो सिर्फ सवालों के जवाब देता है या टेक्स्ट लिखता है। हाँ, एक असिस्टेंट की तरह। लेकिन एजेंटिक एआई इससे एक कदम आगे है। ये आपके लिए एजेंट की तरह काम करता है, जो खुद निर्णय ले सकता है और एक्शन कर सकता है, जैसे आपके लिए फ्लाइट बुक करना, आपके ईमेल पढ़कर उनका जवाब देना या डेटा एनालाइज करके निवेश के फैसले लेना। मतलब वो खुद फैसले ले रहा है। एग्जैक्टली। अगर ये वनवास लेकर इन तकनीकों को नहीं सीखा गया ना, तो पुरानी स्किल्स वाले लोग बाजार से पूरी तरह बाहर कर दिए जाएंगे। इसी मानसिक अपग्रेडेशन के लिए स्रोत ने कुछ बेहतरीन किताबों का भी सुझाव दिया है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जो सिखाती है कि कैसे गलाकाट प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर अपने लिए एक नया बाजार बनाया जाए। बहुत शानदार किताब है वो। और इसके अलावा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और एलॉन मस्क की डॉक्यूमेंट्री, जो दिखाती है कि असंभव लगने वाले लक्ष्यों को छोटे-छोटे तार्किक कदमों में कैसे तोड़ा जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सभी किताबें और तकनीकें अंततः उसी मिलियनेयर माइंडसेट को आकार देती हैं, जहां से हमने इस पूरी चर्चा की शुरुआत की थी। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो कहानी कुछ इस तरह बनती है कि संपत्ति निर्माण की शुरुआत भिखारी माइंडसेट के छेदों को बंद करके मिलियनेयर माइंडसेट अपनाने से होती है। सही। जब सोच का दायरा बढ़ता है तो निवेश की रणनीति बदलती है। फिर बात स्टॉक मार्केट के 93% हारने वाले खेल से निकलकर ग्लोबल रियल एस्टेट के लेवरेज और भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की ओर जाती है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को समझते हुए फिजिकल चांदी और तांबे का रुख किया जाता है। बिल्कुल। और इस पूरे जटिल सिस्टम को बिना टूटे चलाने के लिए चाहिए एक कठोर अनुशासन, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और नई तकनीकों को सीखने के लिए खुद का अपना वनवास। बहुत ही सटीक सारांश है ये। अंत में देखिए, ये सिर्फ जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी को लागू करने के लिए जो जरूरी मानसिक ढांचा चाहिए ना, उसके निर्माण के बारे में है। एकदम सच कहा आपने। आज की इस चर्चा से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति महज किसी बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि उसके अनुशासन, भावनाओं पर उसके नियंत्रण और सीखने की क्षमता का सीधा आईना होती है। बिल्कुल। तो जाते जाते ये सोचने वाली बात है कि आने वाले कल की किसी शानदार सफलता और वित्तीय आजादी के लिए आज अपने किस आराम, किस डिस्ट्रैक्शन या किस सामाजिक शोर का बलिदान देकर अपना खुद का वनवास शुरू किया जा सकता है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।